हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग सब्जेक्ट से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले बच्चों चैप्टर नंबर 1 की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तब तक इस चैप्टर नंबर 2 को समझने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ करके तब इस चैप्टर नंबर 2 पर आइएगा। ठीक है? तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है एक छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है वर्किंग प्रोसेस ऑफ बैंक्स, जिसमें हमको पढ़ना क्या है? सोर्सेस ऑफ बैंक। बच्चों, एक बात रियलाइज करो कि जब भी हम लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ता है? फंड रेज करना होता है। एक नए बिजनेस के लिए हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हमको फंड चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना फंड के या बिना मनी के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से एक बैंक भी जब इनकॉर्पोरेट करता है, जब भी बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है तो उसके लिए भी फंड की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आज कि एक बैंक के लिए फंड जनरेट कैसे हो सकता है, एक बैंक अपने लिए फंड जनरेट कैसे कर सकता है या फंड रेज कैसे कर सकता है, इसके डिफरेंट सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, जहां तक एक बैंक की बात है तो बैंक के लिए फंड जनरेट करने के टोटल 5 सोर्सेस मैंने यहां पर आपको दिए। ये 5 सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? दीज आर शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड्स, डिपॉजिट्स, loans and credit creations. These are 5 major sources to raise the funds for the bank. तो किसी भी बैंक के लिए फंड रेज करने के ये 5 मेजर सोर्सेस होते हैं। तो आज हमको इस चैप्टर में इनके बारे में डिटेल से समझना है। ठीक है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहला तरीका आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बच्चों, जैसे जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है मार्केट में शेयर इशू करना, क्योंकि शेयर के थ्रू वो फंड जनरेट करती है। ठीक उसी तरीके से जब कोई बैंक भी इनकॉर्पोरेट करता है या बैंक का जब एस्टैब्लिशमेंट होता है तो बैंक भी एक कंपनी की तरह ही मार्केट में शेयर इशू करता है पब्लिक को। बैंक ये शेयर इशू करता है पब्लिक को, और जब पब्लिक उन शेयरों को सब्सक्राइब करती है, शेयरों को परचेज करती है, तो वहां पर पब्लिक इन शेयरों के लिए पैसा पेड करती है बैंक को और बैंक के पास फंड रेज होता है। तो ये फर्स्ट सोर्स है फंड जनरेट करने का, जहां पर बैंक वाले क्या कर रहे हैं? मार्केट में या पब्लिक को शेयर इशू करते हैं और शेयर इशू करके फंड जनरेट करते हैं। जस्ट लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कंपनी भी मार्केट में शेयर इशू करती है वैसे बैंक भी मार्केट में शेयर इशू कर सकता है और शेयर इशू करके पब्लिक से फंड रेज कर सकता है। बच्चों, जहां तक शेयर इशू करने की बात है तो कोई बैंक मैक्सिमम जितनी वैल्यू के शेयर मार्केट में इशू कर सकता है उसे बोलते हैं बैंक की एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल मींस क्या हुआ? वो कैपिटल जितना मैक्सिमम बैंक शेयर मार्केट में इशू कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम वैल्यू के शेयर मार्केट में इशू किए जा सकते हैं उसे बोलते हैं एथोराइज कैपिटल। ठीक है? अब सोचना बच्चों, कोई बैंक जितनी वैल्यू के शेयर इशू कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एट द प्रेजेंट टाइम हम उतनी वैल्यू से मार्केट में इशू कर ही दें। तो एक्चुअली कोई बैंक जितनी वैल्यू के शेयर मार्केट में इशू करता है ये कहलाती है उसकी इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल का मींस एथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जितना आप एक्चुअली मार्केट में इशू करते हो। तो पब्लिक को आप जितनी वैल्यू के शेयर आप एक्चुअली इशू करते हैं वो होती है इश्यूड कैपिटल। ओके, अब समझना बच्चों, जितनी वैल्यू के शेयर हमने मार्केट में इशू किया, सोचिए क्या ये गारंटीड है कि उतनी वैल्यू के शेयर पब्लिक उसको सब्सक्राइब भी कर लेगी, पब्लिक उतने शेयर मार्केट में खरीद भी लेगी? क्या ये गारंटीड है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली जितनी वैल्यू के शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं या कहीं जितनी वैल्यू के शेयर पब्लिक ने परचेज किया है वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल मींस क्या हुआ? इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जितना एक्चुअली पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, ये पब्लिक शेयर लेने को तैयार हुई है, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
ओके, एंड लास्ट में लिखा है पेड अप कैपिटल। बच्चों पेड अप कैपिटल मींस क्या हुआ कि जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए उन शेयरों पर पब्लिक ने एक्चुअली जो अमाउंट पेड किया है बैंक को वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने वैल्यू के शेयर सब्सक्राइब किए जाए सारा वैल्यू पब्लिक कंपनी को मिल ही जाए, तो जितना एक्चुअली पब्लिक पेड करती है इन शेयरों पर वो अमाउंट कहलाता है, वो वैल्यू वो कैपिटल कहलाती है पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब समझना बच्चों, हमारे बैंकिंग एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी की जो इश्यूड कैपिटल होती है, दिस इश्यूड कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। ध्यान रखना बच्चों, इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से 50% कम नहीं होना चाहिए। यानी कोई कंपनी जितनी वैल्यू के शेयर मार्केट इशू करने के लिए ऑथराइज होती है उसका कम से कम 50% उसे शेयर मार्केट में इशू करनी पड़ती है। ठीक है, तो इशूड कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। इसी तरीके से किसी कंपनी की जो पेड अप कैपिटल होती है, दिस पेड अप कैपिटल इज आल्सो शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये जो हमारी पेड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल के 50% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा फंड रेज करने का फर्स्ट मैनर, दैट इज शेयर कैपिटल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा अगला जो सोर्स आता है दैट इज रिजर्व फंड्स। समझना बच्चों, कोई भी कंपनी हो या बैंक हो, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है, सोचिए उस प्रॉफिट को कंपनी दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। प्रॉफिट का एक पार्ट कंपनी वाले अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और एक पार्ट कंपनी उसको अपने पास एज अ रिटेन अर्निंग अपने पास रिजर्व फंड के रूप में होल्ड कर लेती है। ठीक वैसे ही बैंक में भी होता है। एक बैंक भी जो प्रॉफिट अर्न करता है उस प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट वो अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और एक पार्ट वो अपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देगा फॉर एज अ रिटेन अर्निंग। अब ये जो अमाउंट हमने रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया, इस फंड का यूज नॉर्मली बैंक दो पर्पज से कर सकता है। इस रिजर्व फंड में हर साल जो भी अमाउंट आएगा, बैंक इस रिजर्व फंड के अमाउंट को दो पर्पज से जनरली यूज करता है। नंबर वन, कि फ्यूचर में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कोई लॉस हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, तो उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए हम इस रिजर्व फंड का यूज करते हैं। या फिर फ्यूचर में अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर डिविडेंड की रेट लो हो जाती है, डिविडेंड की रेट लो हो गई, तो डिविडेंड की रेट को इक्वलाइज करने के लिए भी हम इस रिजर्व फंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी पैसा रिजर्व फंड में आता है कंपनी उसे दो पर्पज से यूज कर सकती है। नंबर वन, फ्यूचर में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ तो उस लॉस को कवर करने के लिए आप रिजर्व फंड का यूज करते हैं। एंड नंबर टू, फ्यूचर में डिविडेंड के रेट को इक्वलाइज करने के लिए आप रिजर्व फंड का यूज करते हैं। वैसे बच्चों, हमारे जो बैंकिंग एक्ट 1949 है उसके अकॉर्डिंग भी किसी भी बैंक के लिए अपने प्रॉफिट का एटलीस्ट 20% अमाउंट रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना कंपलसरी होता है। ये चीज हमारा बैंकिंग एक्ट 1949 कहता है कि हर एक बैंक को एवरी ईयर अपने प्रॉफिट का एटलीस्ट 20% अमाउंट रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होगा। ओके, तो रिजर्व फंड्स फंड रेज करने का एक अच्छा माध्यम है, एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस हो सकता है। आइए नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। बच्चों, जहां तक सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात है एक बैंक के पॉइंट में से, डिपॉजिट किसी भी बैंक के लिए उसका एक सबसे मेजर सोर्स होता है। फंड रेज करने के लिए डिपॉजिट्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एवरी टाइप्स ऑफ बैंक। बच्चों, किसी बैंक के पास जो फंड आता है उस फंड का सबसे मेजर पोर्शन कहां से आता है? डिपॉजिट से आता है। हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि किसी बैंक का सबसे मेन जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कि बैंक क्या काम करता है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो पब्लिक से जो पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारे फंड रेज करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ठीक है बच्चों, जहां तक डिपॉजिट्स की बात है, बैंक डिपॉजिट के पर्पज से 4 टाइप के अकाउंट अपने यहां ओपन करता है। दूसरे वर्ड में कहिए, हम और आप लोग
जो बैंक को पैसा डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट के पर्पज से बैंक में हम 4 टाइप से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बच्चों ये चारों अकाउंट्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था। एक बहुत जल्दी मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये 4 अकाउंट कौन से रहेंगे? करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले आता है बच्चों करंट अकाउंट। हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था कि करंट अकाउंट जो होता है वो मोस्टली बिजनेसमैन या ट्रेडर्स के लिए होता है। ये ऐसे ट्रेडर्स या बिजनेसमैन के लिए होता है जिन्हें बैंक से पर डे बहुत से ट्रांजैक्शन करने होते हैं। उन्हें कई बार बैंक में पैसा विड्रॉ करना है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना होता है। तो वो बिजनेसमैन जिनको बैंक से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है वो बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं। बच्चों इस करंट अकाउंट के डिपॉजिट पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करता है। इस पर इंटरेस्ट की रेट 0% होती है। यही नहीं, ईयर एंड पर बैंक इस करंट अकाउंट पर अपनी सर्विसेज के लिए कुछ चार्जेस भी अपने कस्टमर से रिलाइज करता है। इस करंट अकाउंट के लिए बैंक चेकबुक की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जो करंट अकाउंट है इट इज वेरी सूटेबल फॉर द बिजनेसमैन, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप दिन में जितनी बार चाहे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं। पर याद रखिए इस डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट बैंक पब्लिक को, कस्टमर को नहीं देता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बच्चों ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें हम और आप लोग एक लमसम अमाउंट बैंक में एक सर्टेन पीरियड के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। जितने पीरियड के लिए आपने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किया, बीच में हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। जितने पीरियड के लिए आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है उतने पीरियड के बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक में 5 लाख रुपीस 3 इयर्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, तो 3 इयर्स के बाद ही जब मैच्योरिटी डेट आएगी तभी बैंक से पैसा विड्रॉ करा पाएंगे। बीच में हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। एक अच्छी बात यह होगी कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर बैंक सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करता है अपने कस्टमर्स को। ओके, नेक्स्ट, सेविंग बैंक अकाउंट। बच्चों ऐसे व्यक्ति जो स्मॉल सेविंग करते हैं या छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं या मोस्टली जो सैलरी एम्प्लॉयड है, जिनको बैंक से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके लिए सबसे सूटेबल होता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक पर बैंक अपने कस्टमर को एक नॉमिनल रेट से इंटरेस्ट देता है। 4%, 5% या 6% पर एनम के रेट से बैंक वाला यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देगा। इस सेविंग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप दिन में जितनी बार चाहे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। बट जहाँ तक विड्रॉल की बात है तो कुछ बैंकों में विड्रॉल के लिए लिमिट होती है, जो कि मोस्टली केसेस में 2 टाइम्स इन अ वीक होती है कि वीकली 2 टाइम आप पैसा विड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट को कोई लिमिट नहीं होती है। तो जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है वो मोस्टली जो स्मॉल सेविंग वाले हैं या जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं उनके लिए होता है। एंड लास्ट पॉइंट आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि मोस्टली उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनकी इनकम फिक्स है, एक सर्टेन इनकम है और उनको पता है कि मंथली वो इतना पैसा सेव कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बच्चों इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में भी पैसा हमारा एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट हो जाता है और मैच्योरिटी डेट पर ही पैसा विड्रॉ हो पाता है। बीच में यहाँ भी पैसा विड्रॉ नहीं हो पाता है, जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट में देखा था। बट डिफरेंस ये होता है कि रिकरिंग डिपॉजिट में एक सर्टेन अमाउंट हमें मंथली बेस पर या क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पर हमें बैंक में डिपॉजिट करना होगा। तो यहाँ पर एक लमसम अमाउंट नहीं देना है, बल्कि एक सर्टेन अमाउंट, जैसे हम 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, 500 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं या 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एक सर्टेन अमाउंट मंथली मुझे बैंक में डिपॉजिट करते चलना है, लेकिन विड्रॉल मैच्योरिटी डेट पर ही होता है। ये होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो जहां तक डिपॉजिट्स की बात है, हम लोग बैंक में ये 4 टाइप से डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों एक और देख लीजिए। जहां तक डिपॉजिट की बात है, डिपॉजिट के पर्पज से बैंक ये 3 टाइप की बुक्स इशू करता है। हमारे एग्जाम में 1-2 नंबर में इनकी मीनिंग आपसे पूछेगी, इनकी मीनिंग बताइए होता क्या है। तो डिपॉजिट के पर्पज से बैंक ये 3 टाइप की बुक्स अपने कस्टमर को इशू करता है: पासबुक, चेकबुक एंड पे इन स्लिप बुक। बच्चों इसका हम लोग यूज करते भी हैं अपनी प्रॉपर लाइफ में। पासबुक समझते हैं आप लोग क्या होता है? पासबुक एक ऐसी बुक होती है which are issued by the banker to its customers। बैंक पासबुक बैंक अपने कस्टमर को इशू करता है। पासबुक में बैंक कस्टमर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए गए उनको रिकॉर्ड मेंटेन करता है और प्रेजेंट टाइम में
कस्टमर का बैंक में कितना बैलेंस चल रहा है, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये मुझे बताता है पासबुक। तो ये पासबुक बैंक इशू करता है कस्टमर को, एंड टाइम टाइम कस्टमर क्या करता है, इस पासबुक को बैंक में ले जाकर रिकॉर्ड मेंटेन कराता है, और बैंक इस पासबुक पर एंट्री पास करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन बैंक से किए गए उनके एंट्री पास करेगा, और प्रेजेंट टाइम में अकाउंट में कितना बैलेंस है ये मुझे बताता है पासबुक। ठीक है, इसके बाद आता है चेकबुक। बच्चों हम जानते हैं कि जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसे विड्रॉ भी करना पड़ता है, उसे विड्रॉ भी करते हैं। तो बैंक से पैसा विड्रॉ करने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है चेकबुक। हम लोग बैंक से पैसा कैसे विड्रॉ करते हैं? थ्रू द चेक। चेक के थ्रू हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, और इसके लिए बैंक हमको चेकबुक की फैसिलिटी देता है। इस चेक पर हम जितना अमाउंट मुझे विड्रॉ करना है अमाउंट मेंशन करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, डेट लिखते हैं, ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। हम लोग इस चेक का यूज किसी पार्टी को अगर मुझे पेमेंट करना है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ भी चेक का यूज कर सकते हैं। मुझे अपने सप्लायर को पेमेंट करना है तो बजाय कैश पेमेंट करने के हम चेक से पेमेंट कर सकते हैं। तो सप्लायर क्या करेगा, चेक के थ्रू हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो इसके लिए बैंक हमको दे रहा है चेकबुक की फैसिलिटी, तो चेक से हम लोग पैसा बैंक से विड्रॉ कराते हैं। लास्ट में पे स्लिप बुक। बच्चों ये पे स्लिप बुक क्या होता है कि जब भी हमें बैंक में कैश या कोई चेक डिपॉजिट करनी होती है तो वो कैश या चेक जो डिपॉजिट होती है वो होती थ्रू द पे स्लिप। यहाँ बैंक मुझे पे स्लिप की फैसिलिटी देता है। इस पे स्लिप के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट काउंटर फोलियो कराता है और दूसरा जो मेन पार्ट होता है। इसमें आप अपने अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, और इस काउंटर फाइल को बैंक एक्सेप्ट करके आपको रिटर्न कर देता है एज अ प्रूफ कि आपका वो कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है। और जो दूसरी कॉपी होती है वो बैंक अपने पास रख लेता है। तो इस पर्पस से बैंक आपको दे रहा है पे स्लिप, जिसके थ्रू हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे कैश हो या चेक हो। डिपॉजिट करने के लिए पे स्लिप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे बुक्स रिलेटेड टू डिपॉजिट्स। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीन मेजर सोर्स हो गए फंडिंग करने के। फंड, बैंक का फंड कहाँ से आता है? शेयर्स के थ्रू आ सकता है, रिजर्व फंड के थ्रू आ सकता है, और मोस्टली कस्टमर से जो डिपॉजिट होते हैं वहां से बैंक के पास पैसा आता है। इसके अलावा दो सोर्स और भी हैं। नेक्स्ट आता है लोन्स। बच्चों जो बैंक होता है वो न केवल लोन देता है बल्कि जरूरत पड़ने पर वो लोन ले भी सकता है। तो जहां तक फंड रेस करने की बात है तो लोन भी फंड रेस करने का एक सोर्सेस हो सकता है। जब भी बैंक को फंड की जरूरत पड़ती है अब ये रिक्वायरमेंट उसके डिपॉजिट से मान लीजिए पूरी नहीं हो पा रही है तो बैंक लोन लेता भी है। और बैंक ये जो लोन लेता है वो किससे ले सकता है? सोचिए, बैंक लोन किससे लेगा? तो बैंक जो लोन लेता है वो मोस्टली लेता है या तो सेंट्रल बैंक से, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो वो लोन किससे लेगा? या तो सेंट्रल बैंक से लेगा मोस्टली केस में, या फिर वो दूसरे कॉमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकता है, या सम टाइम किसी इमरजेंसी टाइम में वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी लोन ले सकता है, और इस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट भी बैंक को पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपॉजिट्स तो मेजर सोर्स होता ही है, लेकिन इमरजेंसी टाइम में अगर डिपॉजिट से हम अपने फंड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, मेरी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सम टाइम बैंक लोन भी लेता है और लोन से अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है क्रेडिट क्रिएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट क्रिएशंस। बच्चों आगे जाकर हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, जिसमें आप ये देखोगे कि क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो कॉमर्शियल बैंक वाले करते हैं। इस क्रेडिट क्रिएशन को हम लोग मनी क्रिएशन भी कहते हैं। बच्चों ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं वो कैसे करते हैं? थ्रू द डिपॉजिट्स, थ्रू द डिपॉजिट्स। बच्चों जो भी कॉमर्शियल बैंक होता है वो कुछ ऐसा सिस्टम यूज करता है जिससे कि बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट होता है एक्चुअली बैंक उससे कई टाइम ज्यादा अमाउंट लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और बैंक की इसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशंस। बच्चों ये बैंक कैसे काम करता है तो शॉर्ट में अभी इस चैप्टर के पढ़ने से आपको ऐसे समझ लीजिए कि बैंक ये काम कैसे करता है कि बैंक जब भी किसी व्यक्ति को लोन देता है तो वो लोन हमेशा डिपॉजिट के फॉर्म में देता है।
बैंक जनरली कभी भी लोन कैश के रूप में आपको नहीं देता, बल्कि वो लोन कैसे देता है, डिपॉजिट फॉर्म में देता है। जैसे मान लीजिए मैं विवेक गुप्ता, मैंने बैंक से 1 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट में विवेक के अकाउंट में 1 लाख रुपए लोन का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाएगा और बैंक मुझे एक चेक बुक की फैसिलिटी देगा और कहेगा सर जितनी रिक्वायरमेंट हो वो चेक से पैसा निकाल लीजिए। अब मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए मेरा एक सप्लायर है, कौन है, रमेश, और सपोज करो मुझे रमेश को 60,000 रुपीज का पेमेंट करना है, तो मैं क्या करता हूं, एक चेक काट दूंगा रमेश के नाम पर 60,000 रुपीज से। तो अब क्या होगा कि बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से पैसा निकाल करके रमेश के अकाउंट पैसा डिपॉजिट कर देगा। जैसे मैं रमेश को चेक से पेमेंट करूंगा तो रमेश क्या करेगा, उस चेक को हमारे बैंक से पैसा विड्रॉ करेगा, लेकिन बैंक वो पैसा कैश नहीं देगा बल्कि उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। तो एक्चुअली सोचो क्या हुआ कि पैसा हमारे अकाउंट से निकल करके रमेश के अकाउंट में चला गया। अब बस सोचना बच्चों, क्या एक्चुअली कैश कहीं से आया गया क्या? नहीं। एक बात सोचिए क्या हुआ है कि केवल पैसा एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से निकल करके दूसरे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में गया है। पैसा विवेक के अकाउंट से निकल करके रमेश के अकाउंट में गया है, लेकिन एक्चुअली सोचो पैसा तो बैंकिंग सिस्टम में ही तो है, कहीं बाहर तो गया नहीं, पैसा तो बैंक में रखा हुआ है। तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को फिर से लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इस तरह वो बार बार लोन डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। तो इस तरीके से जब बैंक काम करता है तो क्या होता है कि जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा उससे कई टाइम ज्यादा अमाउंट लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे जाकर हम लोग इस चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्रेडिट रेशियो पे। अभी आप इतना समझिए कि जितना पैसा बैंकों में डिपॉजिट होता है उससे कई टाइम ज्यादा अमाउंट बैंक लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके इस एक्टिविटी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। जैसे मान लिया अगर बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट हुआ तो बैंक उस 1,000 रुपीज से करीब करीब 4,000 से 5,000 रुपीज लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इसे बोलते हैं मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। ओके, तो बच्चों ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ बैंक। तो बैंक के पास फंड के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको 5 सोर्सेस डिस्कस किया आपसे, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड्स, डिपॉजिट्स, लोन एंड क्रेडिट क्रिएशंस। ओके, तो बच्चों ये वीडियो हम यहाँ पर अब स्टॉप कर रहे हैं। हमारा चैप्टर यहाँ से फिनिश हो रहा है। ये बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इस टॉपिक को एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। होप सो आपको मेरी बात समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्लास में पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। तो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।